वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं मेरे तज्ज़ियाकार नुमान रिजवी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर प्रोग्राम्स में आप उनके तज्ज़िये सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जानना चाहेंगे आज जो गहमा गहमी वाला दिन रहा है, सुबह से ही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इकदाम नज़र आए, जो उनका जेस्चर नज़र आया जब वो अदालत में पहुँचे, तो बड़ी तारीफ़ की जा रही है उनकी। उनके हलफ लेने से लेके आज तक के जो 24 घंटे हैं, बड़ा उनको सराहा जा रहा है कि उन्होंने बड़े अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया, प्रोटोकॉल ले लिया, गाड़ी नहीं ली, रूट नहीं लगा, और आगे भी उम्मीदें हैं यही कि वो बहुत अच्छे काम करेंगे। आप समझते हैं कि जिन चैलेंजेस का उनको सामना है वो उस पर पूरे उतरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि क्योंकि हम लोग के पास कोई उम्मीद होती नहीं, ज़रा सा भी आसरा मिलता है और हम लोग खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे कि ये चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं ये बेहतरी की बात करें और अदलिया की आज़ादी की बात करें और इंसाफ की बात करें। 57,000 से ज़्यादा मुकदमात जो है पेंडिंग में मौजूद हैं। काम बहुत है, मुकाबला सख्त है। अच्छी बात यह है कि पहले भी लोग आए हैं और हमने तो कंधों पर बिठा बिठा के भी जो है वो अदालतों में पहुंचाए हैं, चौधरी इफ्तिखार साहब जैसे या साकिब निसार जैसे लोग। लेकिन बस अल्लाह पाक दुआ करें कि रिजल्ट अच्छा मिले। हम लोग उम्मीदें बहुत लगा लेते हैं लोगों से और फिर मायूसी होती है। हम चाहते ये हैं कि अब जो भी आए वो काम करे, मतलब काम करके दिखाए। अदलिया के हवाले से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मायने खेज बातें हैं। हमारी अदलिया दुनिया में कौन से नंबर पे खड़ी है? मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि नंबर पे, जी हाँ, इनको फिर 139वें नंबर पर है। इनको ये चाहिए कि देखें अदलिया के मुकाम को, मेयार को बेहतर बनाएं और काम करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो पहला दिन है, वेरी अर्ली है। अभी हम क्या कह सकते हैं? मैंने कहा ना, हम तो कोई भी आता है इदारों के हवाले से हम उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग तो मोहताज हैं भाई, तरसे हुए लोग हैं कि कोई तो आके जो है कोई दाद रसी करे। तो अल्लाह पाक बेहतर करे, उम्मीद है बड़ी कि ये बेहतर करें। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना नुमान साहब। इसी उम्मीद के सहारे तो हम सोते हैं और जागते हैं। 57,000 आपने बताया कि मुकदमात पेंडिंग में हैं, 13 महीनों का इनका टेन्योर है। काफी होगा ये वक्त इन सारे मुकदमात को निपटाने के लिए, अगर सिर्फ मुकदमात ही निपटा दिए जाएं तो? देखें, बात ये है कि हम यही तो कह रहे हैं आपसे कि ये एज शख्सियत के तौर पे ना आए, बल्कि अदालती निज़ाम को आने वाले जब इनके जाने के बाद भी ऐसा निज़ाम बना जाए, ऐसे रिफॉर्म्स कर जाए कि जो आने वाले लोग हैं उस पर अमल पैरा करें और इंसाफ का बोलबाला हो। अपनी जाती शख्सियत को तो ये उजागर करने नहीं आए ना, अदालती निज़ाम को बेहतर करने आए। तो इनके पास मौका है। 13 महीने बहुत होते हैं अदालती निज़ाम को सुधारने के लिए, इस पर रिफॉर्म्स करने के लिए। जो काली भेड़ें मौजूद हैं उनको उखाड़ फेंकी जाए और दुरुस्त इनमें फैसले किए जाए ताकि आने वालों को भी मुश्किलात ना हो। अभी जो बराह रास्त नशरियात का दिखा दी आज के मुकदमे की, तो ये तो मतलब तारीख में पहली दफा हुआ है ऐसा? अच्छा देखिए, बात ये कि आप अपने नुमाइंदों को भी बराह रास्त देखते हैं पार्लियामेंट में, तो कोई और उनका ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि कंडक्ट कहाँ है, कौन कहाँ झुकाव है, किसका कहाँ झुकाव है। बात ये कि काबिलियत। पीटीआई सरबराह ने तो बड़ी दफा कहा था कि साइफर केस का भी आप बराह रास्त दिखाएं कि क्या हो रहा है केस में और कैसे चल रहा है मुकदमा, तो ये भी बात पूरी हो गई है उनकी। असल में पीटीआई के सरबराह तो आपको पता है कि वो जो बात करते हैं वो उनके ऊपर मुंह पे आग गिरती है, ये उनका खासा रहा है। पीटीआई के सरबराह की क्या बात करें, उनकी तो कोई बात, मतलब जो वो अपनी बात पे कायम ही नहीं रहते किसी भी हाल में। अभी आप देखिएगा वो इसी बात पे इतना मुबाविला करेंगे, ये लाइव जो दिखाया जा रहा है। हालांकि ये बात खुद कर रहे होंगे वो, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। उनके मिजाज नहीं है। हाँ, उनके मिजाज का यहाँ कोई है नहीं। वो पाकिस्तान के लिए बने नहीं बल्कि दुनिया के लिए नहीं बने। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे, बेहतरी हो उनके लिए। अच्छा, दुनिया के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, परवेज खटक का साहब का बयान जो है वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में पीटीआई से इत्तेहाद का इम्कान है। समझते हैं ऐसा कुछ बन रहा है? कुछ बात ये है कि परवेज खटक साहब पे जो मेहनत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जीतेंगे, इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद की बात करेंगे। भाई इलेक्शन में आपको ला इसलिए रहे कि पीटीआई ना जीते। अगर पीटीआई जीती जाएगी तो फिर आपका क्या काम? फिर आप तो बेकार हुए, आप तो उनके मुखालिफ खड़े होंगे। मेरी समझ से बाहर किस तरह का बयान है। अच्छा, और अगर जीती जाए तो बचा क्या फिर? ठीक है,
ठीक है। अच्छा नुमान साहब, कुछ ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं आपके पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कुछ दोस्ताना पैदा हो रहा है, या कोई एक पेज पे आ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि जो माजी के जो हरीफ थे वो अब हलीफ बनने जा रहे हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो बनता देख रहे हैं आप सियासत? ये बात ये देखें, ये भी हमने बहुत खूब देखा है लोगों को कि एक दूसरे को जो है वो मतलब वो देखने मतलब बातों से या बल्कि पता नहीं क्या कुछ कह दिया गया, उसके बाद फिर साथ बैठ गए। तो पीटीआई भी अगर जैसे कि उनको इजाजत मिल जाती है और पीटीआई को कुछ थोड़ा सा जो है उन पे रहम करम कर दिया जाता है, तो पीएस पार्टी तो मफाद परस्त लोग हैं, ये तो अपने मफाद के लिए जिससे चाहे हाथ मिलाने को तैयार है। इन्हें इस बात की तो फिक्र है नहीं कि वो मुल्क के लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर, वो तो अपनी जात की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। अब आप देखें तो जरा खुर्शीद शाह साहब पंजाब में जाके बात कर रहे हैं कि सराइकी अगर हमें वोट दें तो हम सराइकी सुबह बनाएंगे। भाई आपका कराची में मेयर है मुर्तज़ा, इसका मतलब है कराची वालों ने आपको वोट दिए, तो फिर कराची को भी सुबह बना दो, पहले यहाँ तो पूरा कर लो। तो पीएस पार्टी तो सिर्फ मुनाफत की बात करेगी और मतलब परस्ती की बात करेगी, उसको जहां से मफाद होगा वो पूरे करेगी, और उसके वादे वहीद पे तो कोई यकीन करे ही ना तो बेहतर है। अगर वो पीटीआई से भी वायदा करती है तो अपने मफाद के लिए करेगी और इस्तेमाल करेगी, और फिर हाथ चढ़े कर लेती है, जो 15 सालों से वो सिंध में कर रही है। पीएस पार्टी की हम क्या बात करें, वो तो बात करने की पोजीशन ही नहीं। अल्लाह करे कि अब हमारे लोगों को कर्ता धर्ताओं को समझ में आ जाए और इनको इनकी लिमिट और जो इनकी हैसियत है उसमें रखा जाए। आपसे पहले मुसरत नियाजी साहिबा ऑन कॉल थी और उनसे जब बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि जो मुल्क है वो तो सियासतदान चलाते हैं। आप समझते हैं कि सियासतदान ही मुल्क चलाते हैं, इदारे कुछ नहीं करते? नहीं, बात ये है कि करता तो कोई भी कुछ नहीं है, पता नहीं। अच्छा, तो कैसे चल रहा है नुमान साहब? ये देखे ना बात तो कैसे चल रहा है, हम खुद परेशान। मतलब अगर आप एक आम आदमी देखिए इसको, पाकिस्तान को जरा सा दूरबीन लगा के गौर से देखे तो मतलब आप सर पकड़ के बैठ गए, चल कैसे रहा है। हर आदमी इसको लूट रहा है, खसूट रहा है, हर आदमी इसको नोच रहा है, और फिर भी ये चल रहा है। तो ये तो मौजज़ा है। इसको कोई सियासतदान या इदारे हम कहें तो हमारी बेवकूफ़ी, तो मौजज़े के तौर पे चले जा रहा है। ये एक अल्लाह पाक की रहमत है, पाकिस्तान चूंकि दीन इस्लाम के नाम पे बना है तो कुदरत का करिश्मा है और मौजज़े हैं जो चल रहा है, वरना इस मुल्क को 75 साल से इसके लोग ही खा रहे हैं, और जो आला दर्जों में बैठे हैं वही इसको लूट रहे हैं। लेकिन नुमान साहब, हम ये कह के कि अल्लाह का मौजज़ा है या अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा, ये कह के अपना दामन तो नहीं बचा सकते ना। जो किरदार हमने अदा करना है, जो इदारों ने अदा करना है, बहरहाल एक सिस्टम तो है ना, वो सिस्टम तो असर करता है ना मुल्क के ऊपर। देखिए, ये आपको ही पता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहां पर जल जाते हैं, ना, जहां आपकी पहुंच नहीं होती, तो फिर बंदा अल्लाह से रुजू करना शुरू कर देता है कि अल्लाह पाक तू ही कर सकता है, हमारी पहुंच से तो दूर है। तो बात ये कि जो लोग जो मुल्क चला रहे हैं और जो सिस्टम बना के बैठे हुए इस मुल्क के अंदर, उनकी तो दीवारों को भी हाथ नहीं लगा सकते आप। वहाँ साफ साफ लिखा होता है इतना बड़ा कि दीवारों को छूना मना है। तो हम और आप क्या उनसे बहस करेंगे और क्या उनके मुताबिक बात करेंगे? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये 21 अक्टूबर का जो वक्त दिया गया है नवाज शरीफ की तशरीफ़ आवरी के लिए, और बड़ा एक्टिव नज़र आ रही है मरियम नवाज साहिबा, आज भी उन्होंने मशावरती इजलास किया है और उन्होंने कहा है कि बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पुरजोश हैं। तो है कोई इस तरह की खबरें या इस तरह के कुछ अंदाजे हैं कि मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे? मैं समझता हूँ मियाँ साहब ये बेसिकली इन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया है मरियम नवाज साहिबा ने, और नवाज शरीफ की तस्वीर को सामने रखते हुए, क्योंकि इनके लीडर है जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब को मुल्क आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मुल्क नहीं आना चाहिए उनको। अगर पाकिस्तान को उनकी जरूरत है तो मियाँ साहब को बिल्कुल आना चाहिए, बेदरेग आना चाहिए, डर और खौफ नहीं होना चाहिए उन्हें किसी किस्म का। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को उन लीडरान की जरूरत है जिन्होंने कुछ तो डिलीवर किया। मुस्लिम लीग नून हम देखते हैं अगर इन 40-50 सालों में, तो मुस्लिम लीग नून कदरे बेहतर है दूसरी सियासी पार्टियों से कि चलो कुछ तो उसने बेहतर अंदाज में डिलीवर करके दिया है आवाम को। कुछ नहीं तो उसने जिस सूबे में वो वहाँ मौजूद थे कम से कम उसकी लाज रखी। आज पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सबसे तरक्की याफ्ता सूबा पंजाब है। उसकी वजह मुस्लिम लीग नून को अगर ठहराई जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय तो नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल आना चाहिए और नवाज शरीफ के साथ सब लोगों को आना चाहिए। लेकिन पंजाब के भी तो दो हिस्से हैं ना, एक जो जुनूबी पंजाब है वो तो बहुत बुरे हालात हैं उसके, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये पंजाब तो इधर ठीक है, एक हिस्सा तो ठीक है, लेकिन दूसरा हिस्सा तो बहुत बदहाल है नुमान साहब।
देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि मैंने आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बदाले अभी 3.5 साल उसी सूबे के वजीर आला थे, मेरे ख्याल से बुज़दार साहब, और जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक था। तो लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा खास कुछ उसमें करामत करके नहीं दिखाए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ देखें देही निज़ाम एक बहुत बड़े रकबे पे मौजूद है और एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और हमें चाहिए कि हम उस तरफ अगर ध्यान दे दें तो हमारी एक्सपोर्ट और जो हमारा ज़राए मुबादला है उस पर हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिलेंगी और बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। लेकिन क्योंकि हम उस तरफ जाते ही नहीं है, वो एक मखसूस हिस्सा है हमारे पास, और उस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है लेकिन इस तरफ ही तवज्जो नहीं है, बाकी सब कुछ है। बिल्कुल ज़राई मुल्क है लेकिन नहीं दे रहे। बात जनूबी पंजाब की क्या देखें आप, बलोचिस्तान का हाल देख लें आप, क्या हाल है बलोचिस्तान का, क्या चीज नहीं है बलोचिस्तान में, क्या ज़कात की कमी है बलोचिस्तान में, मादनियात की कमी है क्या बलोचिस्तान में? बलोचिस्तान को आपने लावारिस छोड़ दिया। बात और फिर आप यहाँ सिंध में आ जाए नुमान साहब, थर को भी हमने छोड़ा हुआ है, थर में भी बड़ी मादनियात है, बहुत कुछ है थर में। थर को कोयला ब्लैक गोल्ड कहा जाता है उसको, आप मतलब आप इस्तेमाल तो करें। कराची में समंदर जैसी नेमत मौजूद है दुनिया में, इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस्तेमाल मतलब आप यूटिलाइज करने वाले तो बने, आपने यूटिलाइज करना नहीं है। वही मखसूस माफिया ने उसको जो है कवर किया हुआ है और वो अपने अंदाज में चला रही है। जहां उसको बेनिफिट्स हैं वो वहीं तक दिखा रही है, आपको वहीं तक पहुंचा रही है, उसके बाद आपको ब्लाइंड कर देती है, ब्लॉक कर देती है, वहां जाने ही नहीं देती। और बात कर ली जाए अगर आप उस पर, तो फिर आप पे जो है वो गद्दारी के इल्जामात लगना शुरू हो जाएंगे। कराची में निगरां जो सेटअप है उसके तो आजकल बड़े दौरे चल रहे हैं, मुख्तलिफ जो निगरां वज़ीर सेहत हैं वो हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, वहाँ अहकामात दे रहे हैं। जो निगरां वज़ीर आला हैं वो मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं और वो अहकामात जारी कर रहे हैं। लेकिन जो आवाम है वो तो वही फेस कर रही है। आप देखें कि मुख्तलिफ जो होटल्स हैं, अभी हम न्यूज़ में ये देख रहे थे कि जो होटल्स हैं वो वीरान होना शुरू हो गए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो गई है। अब वहाँ पर जो पहले चाय खाने खुले होते थे, रात 4-4 बजे तक वहाँ पे लोग बैठे होते थे, अब वहाँ पे 11 बजे ही सन्नाटा हो जाता है। अब 11 बजे तक भी लोग नहीं आते, अब वो बंद होना शुरू हो गए। जबकि तबादलों और तकर्रियों का सिलसिला बहुत हो रहा है, मतलब कराची में, सिंध में बहुत ज्यादा शफलिंग की जा रही है, लेकिन असर नहीं उसका कुछ महसूस हो रहा। क्यों? देखिए उसकी वजह ये है कि ये जितने भी तबादले कर रहे हैं और जो अफसरान तायनात किए जा रहे हैं, देखें जब तक आप वहाँ किसी भी जगह में, बात या ताज्जुब की करूँ मैं, अच्छी बात नहीं, किसी भी जगह में वहाँ के मुकामी लोगों को आप इख्तियारात नहीं देंगे और उन लोगों को तायनात नहीं किया जाएगा जगहों पर, तो फिर ये प्रॉब्लम तो होंगी। आप देखें ना, बात ये है कि आज चाय के होटल पर अगर रश नहीं है तो आप देखें अब तो माशाल्लाह से 10-10, 15-15 लोग आते हैं और 400 आदमी को लूट के चले जाते हैं। पूरे होटल पे जो लोग बैठे हुए उनको लूट के ले जाते हैं। ऐसे ही। तो आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर तो बचा ही नहीं आपके। उसकी वजह ये है कि आप क्या जो भी अफसरान मौजूद हैं, लॉ ऑर्डर जो कायम करना चाहते हैं, वो आपके मुकामी है ही नहीं। मुकामी लोगों को तो आपने नजरअंदाज कर दिया है, और जब गैर मुकामी लोग आके आपको बिठाएंगे तो वो तो उनका तो ध्यान ही नहीं, ना वो किसी को जानते हैं, ना उनको वहाँ की जोग्राफी हुदूद का पता है, ना वो सियासी मामला समझते हैं, ना लोगों को पहचानते हैं। वो तो अपना टेन्योर पैसे दे के आते हैं जनाब, वो अपने पैसे बनाते हैं और फिर ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। तो उनका क्या दर्द लगेगा शहर में? शहर के मुकामी लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर, लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस में, दीगर एजेंसीज में, दीगर इदारों में आप तायनात करें ताकि वो शहर का दर्द रख सकें। इन लोगों को क्या दर्द है? ये तो 6 महीने, साल भर के लिए आते हैं, फिर वापस गाँव देहात चले जाते हैं अपने। ठीक है नुमान साहब, इस बारे में भी ज़रूर रोशनी डालिए थोड़ी। ये जो आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइजेज़ एकदम से बढ़ जाती हैं। पेट्रोल अभी 26 रुपये 2 पैसे जो बढ़ा है, पहले तो ये सुनते थे कि 1-2 रुपये बढ़ रहा है, कुछ पैसे बढ़ रहे हैं। एक तो पैसों का हिसाब समझ नहीं आता मुझे, लेकिन अब तो 26 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये कोई बात ही नहीं है। और फिर उसके बाद जो तमाम अशिया खुरनोश होती हैं वो बढ़ जाती है, सब्ज़ी बढ़ जाती है, दाल, गोश्त, हर चीज़ बढ़ जाती है। तो निगरान हुकूमत ने 1 महीने में इतने बम फोड़े हैं आवाम पे, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये तो अगर निगरान हुकूमत मजीद एक्सटेंड होती है तो ये तो बुरा हाल हो जाएगा। आवाम का तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। देखिए बात ये है कि ये इशू सिर्फ निगरान गवर्नमेंट पे अगर हम डालते हैं तो ज्यादती होगी। इनको तो मतलब ये निगरान के तौर पर आए हैं, लेकिन जब ये आए, इन्होंने जब संभाला है तो महंगाई का सिलसिला तो इसी तसल्सल से जाता था और उन्होंने उस तसल्सल को बरकरार रखा। इन्होंने अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं लेके आए। जो
कहानी चल रही थी महंगाई की, उन्होंने उसी को कंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये तो सब पपेट है ना, मतलब इनको जो कह दिया जाता है वो कर लिया जाता है। महंगाई का देखिए, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, देखिए महंगाई पूरी दुनिया में एक मसला है, महंगाई हो रही है, लेकिन महंगाई से देखिए हमें अपने माशी हालात को बेहतर करना चाहिए। वो जराए निकालने चाहिए जो जिससे नौजवानों को रोजगार फराहम हो, रास्ते फराहम किए जाएं, इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, ऐसे काम किए जाएं जिससे रोजगार फराहम हो। देखिए महंगाई तेजी से बढ़ रही है, ये हल नहीं है कि आपका नौजवान उठ के मुल्क से बाहर चला जाए, वो भी वो जा सकता है जो अफोर्ड कर सकता है। जो यहाँ मौजूद है उनके लिए कोई प्लान किया जाए। 9 से 10 लाख प्रोफेशनल्स चले गए नुमान साहब, पूरी क्लेम चली गई है हमारी, 25 लाख से ऊपर फैमिलीज चली गई है। मतलब ये तो वो फैक्ट्स एंड फिगर है जो सामने है, बाकी कितने लोग निकल गए वो नहीं पता, निकल गए कुछ पता नहीं। देखिए ये हल नहीं है, आपको चाहिए, इन्हें चाहिए कि कुछ इस तरह की माशी रिफॉर्म्स करें कि यहाँ रोजगार मुहैया हो नौजवानों को, खास तौर पे। महंगाई दुनिया का मसला है। अभी भी पेट्रोल अगर आप देखें तो हम बहुत से मुल्कों में के मुताबिक बहुत सस्ता ले रहे हैं पेट्रोल। उस वक्त से डरिए जब बिल्कुल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री लगेंगी कैसे, सब बंद हो रही, गैस बंद हो रही, पेट्रोल पे कीमत बढ़ गई है। कैसे गैस पे इतनी ज्यादा कीमत? 45% IMF ने कह दिया है कि अब आप गैस के रेट बढ़ा दें। आपको ज़राई जमीनों पे टैक्स लगाना चाहिए और इंडस्ट्रीज को छूट देनी चाहिए टैक्सेस पे। अब आपको ये करना चाहिए। आपने 50 साल 60 साल 70 साल में इंडस्ट्री लगाने ही नहीं दी, इतने टैक्सेस इस पे कर दिए, और जो ज़रूरी जमीन वाले लोग हैं वो जो है अमीर से अमीर होते चले गए, और जो शहरी इलाकों में इंडस्ट्रियां जहाँ लगाई हुई थी इंडस्ट्रियल, वो बेचारे या तो बर्बाद हो गए या मुल्क छोड़ के चले गए। और आप यकीन जानिए कि अगर आप बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है, वो गारमेंट जैसी इंडस्ट्री, उसकी इंडस्ट्री को उसने कितना बूस्ट किया, और आप देखें आज वो कहां से कहां खड़ा है। जब तक हम सही फैसले, दुरुस्त फैसले नहीं करेंगे, 65% ज़राई मुल्क है हमारा, हम ज़राई टैक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, जुल्म और सितम की इंतहा है। आप कब तक के शहरी इलाकों में इंडस्ट्रियल जोन पे लोगों पे टैक्स लगाते रहेंगे? आप जागीरदारों की तरफ कब जाओगे? वो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, उनकी जायदादें दुनिया में बना रहे हैं, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं वहां पर। आप टैक्स नेट में सबको लेके आओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको छोड़ दो, उनको ले लो। अगर आप इनको टैक्स में ले रहे हो, इंडस्ट्री जोन को और शहरी इलाकों को, तो ज़राई टैक्स भी लगाओ ताकि मुल्क में बेहतरी आए। बात ये कि टैक्स नेट ही तो बढ़ाना है आपने, टैक्सेशन निजाम ही आपका दुरुस्त नहीं है। आप ऑफिशियली तौर पर तो टैक्स ले ही नहीं पा रहे क्योंकि अंडर द टेबल मामला हो जाते हैं। इस निजाम को आप अगर दुरुस्त कर दिया तो मैं समझता हूँ कि महंगाई के साथ साथ बहुत से ऐसे मामला हैं जो पाकिस्तान के दुरुस्त हो जाएंगे, और ज़रिए मुबादला और जो ये कमी बेशियां हमें दिख रही हैं ये दूर हो जाएंगी, सिर्फ एक टैक्स नेट, तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाने के। एक टैक्स नेट में ले आए, दूसरा साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें। ये साफ शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में बहुत मुश्किल काम है। साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। आपको लगता है कि उम्मीद क्यों है नुमान साहब? आप देखें कहाँ से आप अभी जिस तरह इलेक्शन, देखिए बात ये कि हमारे लाख इख्तिलाफात हों किसी से, हम लाख समझते हो वो बुरा है, लेकिन आज़ादी किसी को भी नहीं है। देखें आज़ादी नहीं है, कुछ भी है, तहरीक इंसाफ को आज़ादी नहीं दी जाएगी इलेक्शन की, वरना पंजाब वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। हो सकता है कि जो हमारे लोग बड़े लोग बैठे हैं वो जानते हैं जिस जगह बैठे हैं कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन अगर हकीकत पसंदी पे आए और फेयर इलेक्शन हुए तो पंजाब क्लीन स्वीप होगा। हाँ, कराची में मैं मानता हूँ, क्योंकि कराची वालों ने बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि अभी मैं देख रहा था कि भाई कराची में काम किसने किया, बड़ा अच्छा एक देखा कि इमरान खान साहब को 3.5 साल मिले और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब को लगाया। तो कराची वाले तो बाशऊर लोग हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस बात पे फैसला हो जाए काम की बुनियाद पे, तो कराची तो मुस्तफा कमाल साहब को वोट दे देगा, वो इमरान खान को वोट नहीं देगा, लेकिन पंजाब प्रॉब्लम करेगा और वहां से इमरान खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे। ठीक है, तो अब जो मसाइल का हल है वो यही है कि टैक्स नेट में लाया जाए, टैक्स नेट बढ़ाया जाए, और जो इलेक्शन है उसकी तरफ जाया जाए, तो बहुत सारे मसाइल। सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाएगा ये अगर मामला इलेक्शन कमीशन का, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ये इसमें कुछ बेहतर फैसला आ सकेगा? देखिए कानूनी तौर पे तो इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए जब आपने सेंसस कर लिए। इसमें कोई ये गलत बात है अगर ये कोई कह रहा है कि 90 दिन में हो, जल्द इलेक्शन हो। इलेक्शन की जो डेट है वो जो डेट अनाउंस की गई है, और हल्का बंदियां पहले हल्का बंदियां कंप्लीट कर ली जाए। देखें बात ये कि या तो आप सेंसस करते नहीं, आपने अरबों रुपए लगा दिए और सेंसस कर लीजिए, जब आपने सेंसस कर लिए तो फिर हल्का बंदियां भी कर ली जाए।
ये तो मैं समझता हूँ ये जायज बात है, जिसकी जो भी ये मुतालबा अगर कोई कर रहा है कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए और हल्का बंदियों को नहीं, 90 रोज में तो आइन में मौजूद है ना सर जी, वो तो देखें 90 रोज में तो कानूनी तौर पर मौजूद है, लेकिन एक ऐसा वाकया हो गया है कि सेंसस आपने कर दिए और उससे जो है डायमेंशन चेंज हो रही है, ज्योग्राफी चेंज हो रही है, आपकी पूरी जो एमपी और एमएनई की सीट्स हैं इजाफा हो रहा है, आबादियों में फर्क पड़ रहा है, तो तो बहुत नेसेसरी है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब आपके टाइम देने के लिए। मुसरत नियाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हुकूमत किसी सियासी पार्टी की है या निगरान हुकूमत की। 25 करोड़ आवाम ये चाहती है कि मुल्क में करप्शन, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए, हर इंसान को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मैसर आए और मसनूई महंगाई का खात्मा हो जाए, यूटिलिटी बिल्स कम हो जाए, सफ़ेद पोश आवाम के जो बच्चे हैं सेहत और तालीम की सहूलत उनको मैसर आए, जो कि आइन में लिखा हुआ है कि ये उनका बुनियादी हक है, हर शहरी का ये बुनियादी हक है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।